लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। 16 नवंबर 1991 की सुबह मुंबई का लोखंडवाला इलाका, जहां कई फिल्मी सितारे रहते हैं, जहां हवा में पैसे और ग्लैमर की खुशबू तैरती है, जहां चमचमाती गाड़ियां और ऊंची इमारतें ये बताती हैं कि ये शहर का वो हिस्सा है जहां जिंदगी खूबसूरत है। लेकिन उस सुबह इस पौश और चमकदार इलाके की हर गली, हर मोड़, हर छत पर एक सन्नाटा पसरा हुआ था जो किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रहा था। इस इलाके के बीचों बीच स्वाति बिल्डिंग के एक फ्लैट में कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिन्हें ख़त्म करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 400 से ज़्यादा पुलिस वाले गए थे। इस बिल्डिंग के बाहर 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे और 80 से 100 तक ATS के ट्रेन कमांडो। छतों पर स्नाइपर्स थे, हर गली सील कर दी गई थी और अंदर 7 गैंगस्टर थे जो मरने से नहीं डरते थे। उन 7 में एक नाम ऐसा था जिसकी वजह से पुलिस के पसीने छूट रहे थे और वो था दाऊद का सबसे बेहतरीन शूटर, दिलीप बुआ। उसका असली नाम था दिलीप कोहोक। वो 1966 में पैदा हुआ था। उसकी जिंदगी मुंबई की तंग गलियों में कटी थी और मात्र 25 साल की उम्र में 16 नवंबर 1991 को पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। ये कोई छोटा मोटा इनकाउंटर नहीं था। ये इनकाउंटर करीब 4 घंटे चला। इसमें 1700 से ज़्यादा गोलियां चली, 24 पुलिस वाले घायल हुए और जब ये धुआं छटा तो 7 गैंगस्टर जमीन पर ढेर थे। आखिर कौन था ये दिलीप बुआ और क्यों उसे ख़त्म करने के लिए पुलिस को पूरी जंग लड़नी पड़ी? इस सवाल का जवाब आपको आज इस एपिसोड में मिलेगा। 1980 और 90 की मुंबई, जब मुंबई की सुबह फैक्ट्रियों के सायरन से नहीं, रात के गैंग वॉर की न्यूज़ से खुलती थी, जब हर गली में सपने पलते थे, हर कोई हीरो बनना चाहता था, कोई बड़ा आदमी बनना चाहता था, कोई हीरो बनना चाहता था। लेकिन इस शहर का वक्त बहुत बेरहम था। ज़्यादातर सपने टूट जाते थे और जुर्म की अंधेरी गलियों में जाकर ख़त्म होते थे। यही वो मुंबई थी जहाँ के हालात इंसान को हीरो नहीं, विलेन बना देते थे। लेकिन दिलीप बुआ कोई आम विलेन नहीं था। वो उस भीड़ से निकला था जहाँ से निकलने का रास्ता कोई नहीं जानता था। गुमनामी की धूल से उठकर वो अंडरवर्ल्ड का सबसे खौफनाक चेहरा बन गया। एक ऐसा शार्प शूटर जिसकी उंगली अगर ट्रिगर पे जाती थी तो सामने वाले का बचना नामुमकिन हो जाता था। उसकी बेरहमी के किस्से दहशत में सुनाए जाते थे। कभी वो नाम दाऊद इब्राहिम की ताकत का जीता जागता सबूत था और अरुण गवली के लिए ऐसा जख्म जो वक्त के साथ भरा नहीं बल्कि और गहरा होता चला गया। ये कहानी है दिलीप बुआ की। तारीख थी 16 नवंबर 1991। जगह थी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी वेस्ट, शहर के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में से एक। इसी कॉम्प्लेक्स की स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर A302 में कुछ लोग बैठे हुए थे। रात का हैंगओवर अभी उतरा नहीं था। कमरे के अंदर कुल मिला के 7 लोग थे और उन्हें लगता था कि ये शहर उनकी मुट्ठी में है। वो अजय हैं और उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। इनमें एक था माया डोलस जो हमेशा बेचैन रहता था। उसका गुस्सा उसकी गोलियों से भी तेज दौड़ता था। दूसरा था अनिल पवार, चुपचाप रहने वाला लेकिन बहुत ही शातिर और चालाक। इसके बाद थे राजू पुजारी और अशोक नाडकर्णी, तीनों नॉर्मल गैंगस्टर्स लेकिन थोड़े खुश मिजाज टाइप। और इन सब के बीच एक ऐसा शख्स था जिसकी खामोशी पूरे कमरे पे भारी पड़ रही थी और वो शख्स था दिलीप बुआ। दिलीप खिड़की के पास खड़ा था और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए अपने किसी ख्यालों में खोया हुआ था। मेज पर विस्की के खाली गिलास बिखरे हुए थे। एस्ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ था और कोने में रखी AK-56 राइफलें ये बता रही थी कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। तभी माया ने हंसते हुए कहा, आज कुछ माहौल अजीब सा लग रहा है, नहीं? उसकी हंसी में एक टेंशन थी। दिलीप ने खिड़की से नजरें हटाए बिना जवाब दिया, शहर में कुछ अजीब नहीं होता भाई।
कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। लेकिन उस फ्लैट के अंदर बैठे हुए लोगों को ये बात पता नहीं थी कि बाहर जाल बिछ चुका है। बाहर 100 के करीब ATS के ट्रेन कमांडो और कुल मिलाकर 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे। छतों पर स्नाइपर्स थे। हर गली सील करके पुलिस बैठी हुई थी। उन्होंने हर रास्ता बंद कर दिया था। ये पुलिस का एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने का मतलब था सीधे मौत से मुलाकात। स्वाति बिल्डिंग से थोड़ी दूर एक एम्बेसडर कार खड़ी थी और उसके बोनट पर झुके हुए थे ACP आफ्ताब अहमद खान। उनके हाथ में उनकी वॉकी टॉकी थी। उनकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था और वो अपनी टीम से बात कर रहे थे। और उन्होंने अपनी टीम को कहा, ऑल यूनिट्स अपनी पोजीशन होल्ड करो, मेरे अगले ऑर्डर तक कोई मूवमेंट नहीं होगी। आई रिपीट, नो मूवमेंट। खान ने इसके बाद अपनी दूरबीन उठाई और फ्लैट की खिड़की की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि अंदर बैठे हुए लोग कोई आम अपराधी नहीं है। वो भेड़िए थे जिन्हें जिंदा पकड़ना लगभग नामुमकिन था, जिनके पास वो हथियार थे जो उस वक्त मुंबई पुलिस के पास गिनी चुनी मात्रा में थे। आज मुंबई की सड़कों पर खून बहना तय था। सवाल ये था कि किसका खून बहेगा। उधर फ्लैट के अंदर दिलीप बुआ ने अपनी पिस्टल उठाई, उसकी मैगजीन चेक की और फिर उसे अपनी कमर में ठूस लिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद आने वाले खतरे को उसने भांप लिया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस पर अनिल ने हंसकर जवाब दिया, तू भी यार कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा है। 1970 और 80 के दशक की मुंबई वो मुंबई थी जहां मिलों की चिमनियों से उठता हुआ धुआं हजारों मजदूरों के चूल्हे जलाता था। फिर 80 के दशक में जब मिलों पर ताले लगने लगे तो वही धुआं बेरोजगारी और मायूसी के अंधेरे में बदल गया। घाट के ऊपर की एक साधारण सी चाल में एक लड़का बड़ा हो रहा था, दिलीप बुआ। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी और उसी गरीबी ने उसके मन में एक सवाल पैदा किया, क्या इस शहर में शरीफ बनकर जिया जा सकता है? उसी सवाल के जवाब ने धीरे धीरे उसे जुर्म के रास्ते पे धकेल दिया, जहां से वापसी नामुमकिन थी। उसने बहुत पहले अपने मन में एक बात गांठ बांध ली थी कि वो उन लोगों में से नहीं होगा जो हालात के सामने झुक जाते हैं। इस शहर में अगर टिकना है तो सर ऊंचा रखना होगा, और सर ऊंचा रखने के लिए उसे चाहिए थी पावर। और ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि इस शहर में पावर निकलती है बंदूक की नली से। उसके क्राइम की शुरुआत छोटे मोटे झगड़ों से हुई। पहले लोग उसे सिर्फ एक झगड़ालू लड़का समझते थे, लेकिन जल्दी ही उसके बेखौफ मिजाज और लड़ाई में दिखने वाली बेरहमी की चर्चा आसपास के इलाकों तक फैलने लगी। वो सिर्फ मारपीट करके पीछे हटने वालों में नहीं था, वो तब तक वार करता रहता था जब तक सामने वाला अंदर से टूट ना जाए। उस टाइम पर बम्बई का अंडरवर्ल्ड दो खेमों में बंट चुका था। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम, जो दुबई की चमकदार ऊंची इमारतों से बैठकर पूरे मुंबई शहर की डोरियां हिलाता था। उसकी डी कंपनी किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलती थी, एकदम ऑर्गेनाइज। सोना हो या ड्रग्स या एक्सटॉर्शन, हर धंधे में उसका हिस्सा था, और जो कोई भी उसे चुनौती देता था वो रास्ते से हटा दिया जाता था। दूसरी तरफ था अरुण गवली। वो दाऊद जैसा बिल्कुल नहीं था, न दुबई, न बड़ी इमारतें, न सूट बूट। वो मुंबई की मिट्टी से जुड़ा हुआ डॉन था। दगड़ी चाल की तंग और उलझी हुई गलियों से वो अपना साम्राज्य चलाता था। परेल, बायकुला, चिंचपोकली, ये इलाके उसकी जागीर थे। दगड़ी चाल उसका अभेद्य किला था। आर्म गार्ड्स, CCTV कैमरा और भागने के गुप्त रास्ते, ये सब दगड़ी चाल में था। मराठी मानुस के बीच उसकी छवि एक रॉबिनहुड जैसी थी। स्कूल, हॉस्पिटल, लंगर, वो ये सब चलाता था। लोग उसे प्यार और डर दोनों के साथ डैडी कहकर बुलाते थे। दाऊद और अरुण गवली ये दोनों एक टाइम पर अच्छे दोस्त थे। शुरुआत में दाऊद और गवली एक ही ग्रुप में थे, लेकिन पैसे की हवस, इलाकों पर झगड़ा और 1984 के भिवंडी दंगों के बाद दोनों के बीच जो दरार पड़ी वो कभी नहीं भरी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और फिर बम्बई की सड़कें उस दुश्मनी को सेटल करने का मैदान बन गई। इसी टाइम पर क्राइम की दुनिया में उतरने वाला था दिलीप बुआ।
वो किसी छोटे तालाब की बड़ी मछली बनकर खुश रहने वालों में नहीं था। वो समुंदर पर राज करना चाहता था और उसकी ये एम्बिशन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी नामुमकिन थी। दिलीप बुआ की कहानी कई गैंग से होकर गुजरी है। उसकी शुरुआत हुई थी कुर्ला की गलियों से। पहले वो वहाँ के लोकल भाई के गुर्गे के रूप में काम करता था, फिर उसने एक्सटॉर्शन करना शुरू किया, फिर वो कोलीवाड़ा के किरण बालावलकर के पास शूटर बना। उसके बाद उसने कांजूर मार के अशोक जोशी के साथ काम किया। हर कदम के साथ वो और ख़तरनाक होता चला गया। अशोक जोशी के गैंग में उसकी मुलाकात हुई माया डोलस से और यही बुआ ने AK-47 चलाना सीखा। उस वक्त ये हुनर मुंबई में गिने चुने लोगों के पास था, लेकिन एक वक्त आया जब बुआ को एक बहुत बड़ा मौका मिला। रमा नायक सेंट्रल मुंबई का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। बुआ उस वक्त उसका बॉडीगार्ड था। एक दिन छोटा राजन का एक आदमी बुआ के पास दाऊद का मैसेज लेकर आया। मैसेज बहुत सिंपल था, रमा नायक को ख़त्म कर दो, बदले में तुम्हें डी कंपनी में जगह मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे और साथ में तुम और भी जो कुछ चाहते हो वो सब मिलेगा। रमा नायक, जिसका वो बॉडीगार्ड था, जिसने उस पर भरोसा किया था, उसी को गोली मारने की बात थी। कोई भी बॉडीगार्ड ये काम नहीं करेगा। लेकिन बुआ के लिए भरोसा कोई बेड़ी नहीं थी। चेंबूर में एक मुलाकात के दौरान दिलीप बुआ ने पलटकर रमा नायक को गोली मार दी। मतलब अपने ही बॉस को अपने ही हाथों से गोली मारना, और उसी सेकंड से वो डी कंपनी में ले लिया गया। बुआ के डी कंपनी में आने से सिर्फ एक आदमी का गैंग नहीं बदला, दाऊद को एक ऐसा हथियार भी मिल गया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी, क्योंकि बुआ अरुण गावली का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वो उसके काम करने के तरीके को समझता था, उसके लोगों को पहचानता था, और सबसे बड़ी बात, वो उससे डरता नहीं था। दाऊद समझ चुका था कि उसने सिर्फ एक शूटर को ही हासिल नहीं किया है, उसने गवली के खिलाफ एक चलता फिरता एटम बम हासिल कर लिया है। डी कंपनी के दायरे में कदम रखते ही बुआ की मुलाकात एक और खतरनाक इंसान से हुई, माया डोलस। माया और बुआ दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां बुआ कम बोलता था, वहीं माया हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता था। जहां बुआ ठंडे दिमाग से सोचता था, वहीं माया को पहले गुस्सा आता था और बाद में वो सोचता था। माया को चमचमाती गाड़ियां पसंद थी, सोने की मोटी चेन पसंद थी, महंगे कपड़े पसंद थे और लोगों को अपनी ताकत दिखाना पसंद था। लेकिन इन सब के बावजूद इन दोनों की जोड़ी काफ़ी जम गई। इनमें से एक था जैसे ठंडा जहर और दूसरा था उबलता हुआ लावा। एक चुप रहकर वार करता था और दूसरा वार करने से पहले पूरी दुनिया को बता देता था। लेकिन जब ये दोनों एक ही तरफ खड़े हो गए तो बम्बई की सड़कों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। दाऊद ने बुआ को एक सीधा और साफ आदेश दिया था, अरुण गवली को ख़त्म करना है। लेकिन बुआ ने इसे सिर्फ दाऊद का ऑर्डर समझ के काम नहीं किया, उसने इसे अपनी लड़ाई बना लिया। उसने एक लिस्ट तैयार की और उस लिस्ट में अरुण गावली गैंग के और उससे जुड़े सारे लोगों के नाम थे। और इसके बाद शुरू हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक खूनी चैप्टर। बुआ एक एक करके गवली के लोगों तक पहुंचने लगा। गवली के सबसे भरोसेमंद लोगों में एक सतीश खेड़ेकर को उसने भरे बाजार में गोलियां चलाकर मार डाला। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। खेड़ेकर सड़क पर पड़ा हुआ था और बुआ वहां से भागा नहीं, बल्कि आराम से चलता हुआ निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर हमले के बाद एक बात साफ होती जा रही थी कि डी कंपनी अब अपने आप को बचा नहीं रही, वो अब अटैक कर रही है, और ये बात पूरे शहर को पता थी। धीरे धीरे गवली के लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया। हर अनजान बाइक से उन्हें डाउट लगता था, हर अजनबी चेहरे से उन्हें खतरा महसूस होता था, और पहली बार दगड़ी चाल के अंदर भी डर की फीलिंग आने लगी। बुआ ने सिर्फ लोगों को ही नहीं मारा था, उसने गवली के साम्राज्य का कॉन्फिडेंस हिला दिया था। और अब बुआ और माया डोलस की जोड़ी मुंबई के अंडरवर्ल्ड में डर का दूसरा नाम बन चुकी थी। ये दोनों किसी बिल्डर को जब कभी फ़ोन करते तो वहाँ से एक ही आवाज़ आती, बताइए कितना चाहिए। कई बार तो सामने वाला मोल भाव करने की हिम्मत भी नहीं करता था,
सिर्फ आवाज़ पहचान कर पैसा पहुंचा देता था। करोड़ों की डील कुछ ही मिनटों में तय हो जाती थी। धीरे धीरे इन दोनों का असर सिर्फ बिल्डर्स तक ही सीमित नहीं रहा, इनका नाम बॉलीवुड तक पहुंच चुका था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर और फिल्मी दुनिया के कई लोग उनका फ़ोन आने से घबराते थे। बुआ और माया अब अपनी ताकत के पीक पर थे, अपने चरम पर थे। उन्हें लगने लगा था कि मुंबई में ऐसा कोई नहीं है जो उनको छू भी सकता हो। लोखंडवाला का आलीशान फ्लैट, महंगी गाड़ियाँ, शानदार पार्टियाँ और चारों तरफ डर से पैदा की गई इज्जत, सब कुछ इनके पास था। इस शहर में हमारा ही सिक्का चलता है। सिक्का वहीं चलता है जब उसे कोई रोकने वाला ना हो। इन दोनों को लगता था कि अब पूरे शहर में इनका सिक्का चलता है, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कोई उन्हें रोकने की तैयारी कर चुका है और उसका नाम था आफताब अहमद खान। उस समय तक इनकी गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मुंबई पुलिस इस हालात से तंग आ चुकी थी। गैंग वॉर और सिर्फ गैंगस्टर्स की प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी गोलियां आम लोगों तक पहुंचने लगी थी। सरकार पर दबाव बढ़ रहा था और जनता गुस्से में थी और पुलिस की साख दांव पर लगी हुई थी। तभी मुंबई पुलिस ने एक फैसला लिया जो आने वाले सालों में पूरे अंडरवर्ल्ड का चेहरा बदलने वाला था। अब क्रिमिनल्स को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ख़त्म भी किया जाएगा। ऐसा मुंबई पुलिस ने डिसाइड किया और यहीं से शुरू हुआ मुंबई का इनकाउंटर इरा और इस अभियान की कमान सौंपी गई आफताब अहमद खान को। इसके लिए आफताब अहमद ने एक खास टीम बनाई, ऐसी टीम जिसका एक ही काम था सिर्फ इन गैंगस्टर का शिकार करना। इस टीम में शामिल थे विजय सालस्कर जैसे ऑफिसर, जिनका नाम सुनकर अपराधियों की नींद उड़ने लगी थी। खान ने अपनी टीम में सिर्फ एक बात कही, अब तक ये लोग हमारा शिकार करते हैं, अब हमारी बारी है इनका शिकार करने की। और उसके बाद फिर मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नया खेल शुरू हो गया, शिकारी और शिकार का खेल। लेकिन दिलीप बुआ और माया डोलस, ये लोग अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। वो वार करते, उसके बाद गायब हो जाते और फिर कहीं और ही दिखाई देते, आज यहाँ तो कल वहाँ। और यही बात उन्हें मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना रही थी। खान ने पूरे शहर में अपने मुखबिरों का जाल बिछाया हुआ था, पान की गुमटी से लेकर 5 स्टार होटल के वेटर्स तक। हर जगह पुलिस की आंख और कान मौजूद थे। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद भी बुआ का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आ रहा था। महीनों बीत गए, कई जगह रेड हुई, लोग उठाए गए, पूछताछ हुई, लेकिन बुआ का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। और फिर अचानक एक दिन उन्हें एक फ़ोन कॉल आया और उस एक फ़ोन कॉल ने मुंबई अंडरवर्ल्ड का इतिहास बदल दिया। 15 नवंबर 1991, खान अपने ऑफिस में बैठे फाइलें देख रहे थे। महीनों की मेहनत के बाद भी दिलीप बुआ अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से घबराई हुई, कांपती हुई आवाज़ थी। वो पुलिस का एक मुखबिर था, ऐसा आदमी जो कभी अपराध की दुनिया का हिस्सा था, लेकिन अब वो पुलिस के लिए काम करता था। उसने हकलाते हुए कहा, साहब, दिलीप बुआ, माया डोलस और उनके लोग लोखंडवाला की स्वाति बिल्डिंग में हैं। खान एकदम अलर्ट हो गए, जैसे वो हर शब्द को ध्यान से सुन रहे हों। मुखबिर ने आगे कहा, फ्लैट नंबर A302। कुछ दिन वो लोग वहीं रुकेंगे। और यही खबर थी जिसका खान को महीनों से इंतज़ार था। जिस शिकार के तलाश में खान ने पूरी मुंबई खंगाल दी थी, वो आखिरकार सामने आ चुका था। खान ने बिना एक सेकंड गंवाए फ़ोन रख दिया। जिस खबर का उन्हें महीनों से इंतज़ार था, वो अब उन्हें मिल चुकी थी। उसी रात पुलिस हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। टेबल पर पूरे लोखंडवाला के नक्शे फैले हुए थे। हर रास्ते को इंस्पेक्ट किया जा रहा था, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को मार्क किया जा रहा था। ऑपरेशन की हर छोटी बड़ी बारीकी पर चर्चा हो रही थी, क्योंकि खान को मालूम था कि अगली सुबह कोई ऑर्डिनरी सुबह नहीं थी। अंदर बैठे लोग आम अपराधी नहीं थे, वो ऐसे शूटर थे जो दर्जनों हत्याएं कर चुके थे, ऐसे किलर जो घिर जाने के बाद भी हथियार डालने वालों में से नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास ऐसे हथियार थे जो कई बार पुलिस को भी भारी पड़ सकते थे। खान जानते थे कि एक छोटी सी गलती
किसी पुलिस वाले की जान ले सकती है। कमरे में मौजूद सभी ऑफिसर्स सीरियसली उनकी सब बातें सुन रहे थे। तभी खान ने टेबल पर रखा नक्शा बंद कर दिया, कमरे में नज़र दौड़ाई और सख्त आवाज़ में कहा, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। कुछ पल रुककर उन्होंने फिर कहा, ये लोग या तो पकड़े जाएंगे या वहीं ख़त्म कर दिए जाएंगे। 16 नवंबर 1991 जैसे ही मुंबई पर सूरज की पहली किरण पड़ी, ऑपरेशन शुरू हो गया। 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की फोर्स धीरे धीरे लोखंडवाला की तरफ बढ़ रही थी। ना कोई सायरन, ना कोई शोर, सब कुछ खामोशी से हो रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। कोई दूध वाले के वेश में था तो कोई सब्जी वाला बना हुआ था, तो कोई सुबह सुबह जॉगिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन असलियत में पूरा इलाका पुलिस के कब्जे में हो चुका था। इस भीड़ में कमांडो स्वाति बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रहे थे। आसपास की इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स अपनी जगह संभाल चुके थे। हर गली, हर मोड़, हर संभावित रास्ता पुलिस की निगरानी में था। एक ऐसा जाल पुलिस ने बिछाया था कि अगर उसमें एक बार कोई फंस जाए तो निकल नहीं सकता था। उधर स्वाति बिल्डिंग के फ्लैट नंबर A302 में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। माया डोलस ने अपनी महंगी घड़ी पर नज़र डाली, एक उबासी ली और हंसते हुए बोला, यार आज कुछ बढ़िया नाश्ता मंगवाते हैं। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि नीचे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसका इंतज़ार कर रहा है। तभी खिड़की के पास खड़ा दिलीप बुआ अचानक रुक गया। कुछ तो गड़बड़ थी। नीचे का नज़ारा उसे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। रोज़ की तरह आज हलचल नहीं थी। कुछ लोग आम लोग जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी नज़रें बार बार बिल्डिंग की तरफ उठ रही थी। बुआ का माथा ठनका। उसने सिगरेट नीचे फेंकी और धीरे से पर्दे की ओट लेकर बाहर झांका। फिर एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गई। नीचे का सीन किसी जंग के मैदान के पहले की तैयारी जैसा था। उसे एक दूध वाले के कैन के पीछे से राइफल की नली झांकती दिखाई दी। थोड़ी दूर पर उसे एक जॉगर के हाथ में वॉकी टॉकी चमकता नजर आया और बस उतने में ही उसे सब समझ आ गया। खेल खत्म हो चुका था। उसने धीरे से पर्दा छोड़ा, वो पीछे मुड़ा और कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, पुलिस। एक पल के लिए कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने हवा को रोक दिया हो। फिर माया डोलस गुस्से से उछल पड़ा, एक एक को यहीं ढेर कर देंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कमरे में मौजूद किसी ने भी सरेंडर की बात नहीं की। कुछ ही सेकंड में AK-56 राइफलें सबके हाथों में थी। दरवाजे पर मोर्चा संभाल लिया गया। अब फैसला हो चुका था। बाहर पुलिस थी और अंदर बुआ और उसके लोग, और दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। बाहर खान ने लाउडस्पीकर उठाया और भारी आवाज में बोला, दिलीप बुआ, माया डोलस, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है। अपने हथियार डालो और बाहर आ जाओ। पूरा इलाका मानो सांस रोके खड़ा था। कुछ सेकंड तक तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया और फिर जवाब आया, लेकिन शब्दों में नहीं, गोलियों की शेप में। अचानक AK-56 की एक लंबी बौछार खिड़की से बाहर निकली। शीशे टूट गए। गोलियां पुलिस की गाड़ियों से टकराई और उसी पल सब समझ गए कि अंदर बैठे हुए लोग अब जिंदा पकड़ में आने वाले नहीं थे। और यहीं से शुरू हुआ मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे चर्चित एनकाउंटर। पहली गोली चल चुकी थी और अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मिनटों में पूरा लोखंडवाला गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही थी। गोलियों की गड़गड़ाहट दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। आसपास के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। कई लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी, जहाँ जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक ट्रिगर दबने जितना था। अंदर दिलीप बुआ पूरी होशियारी से लड़ रहा था। वो जानता था कि अब बच निकलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा था, कभी एक खिड़की, कभी दूसरी खिड़की, कभी दीवार की आड़ और कभी कमरे के कोने से। और हर बार उसकी गोलियां पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। कई पुलिस वाले घायल हो चुके थे। बाहर मौजूद जवानों को फ्लैट के करीब पहुंचने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि अंदर से आ रही AK-56 की गोलियां किसी भी कोशिश को नाकाम कर रही थी। वक्त बीतता गया।
सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदल गई, लेकिन फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब ये सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन नहीं रह गया था, ये जिद की लड़ाई बन चुकी थी। एक तरफ कानून था और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का सबसे खतरनाक शूटर में गिने जाने वाले दो लोग, और दोनों आखिरी दम तक लड़ने को तैयार थे। खान समझ चुके थे कि अगर ये इस तरह चलता रहा तो शाम हो जाएगी और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ये क्रिमिनल यहाँ से भाग सकते हैं। उन्हें फैसला लेना था और जल्दी लेना था। अब तक पुलिस की हर कोशिश नाकामयाब साबित हो रही थी। अंदर बैठे लोग हर हमले का जवाब गोलियों से दे रहे थे। कुछ देर तक हालात का जायजा लेने के बाद खान ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। उन्होंने आदेश दिया कि अब कार्रवाई और तेज की जाएगी। ये जोखिम भरा फैसला था, लेकिन उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ ही देर बाद पुलिस ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। धमाकों और फायरिंग की आवाज़ों से पूरा इलाका गूंज उठा। स्वाति बिल्डिंग की दीवारें कांप उठी, खिड़कियों के शीशे टूट गए और देखते ही देखते फ्लैट धुएं और धूल से भर गया। कुछ सेकंड के लिए अंदर मौजूद लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया है, और यही वो मौका था जिसका पुलिस को घंटों से इंतजार था। अंदर बैठे लोगों की पोजीशन बिखर चुकी थी, उनकी रणनीति टूट चुकी थी और पहली बार पुलिस को बढ़त मिली। सब इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ने अपनी टीम को इशारा किया और फिर पुलिस आगे बढ़ी और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। जवान फ्लैट के अंदर घुसे। अंदर का नज़ारा किसी जहन्नुम से कम नहीं था। हर तरफ धुआं था, बारूद की तीखी गंध थी, टूटा हुआ फर्नीचर बिखरा पड़ा था, दीवारें गोलियों के निशान से छलनी हो चुकी थी, और उस धुएं के बीच अब इस लड़ाई का आखिरी चैप्टर लिखा जाने वाला था। इसी बीच बुआ और उसके साथी अब भी लड़ रहे थे, आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंच चुकी थी और लड़ाई अब आमने सामने की हो गई थी। कुछ ही मिनटों में एक एक करके बुआ के साथी गिरने लगे। जो लोग कुछ घंटे पहले मुंबई के सबसे खतरनाक शूटर्स में गिने जाते थे, अब वो जमीन पर पड़े थे। इसी दौरान माया डोलस भी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। वो आदमी जिसने कभी पूरे शहर को चुनौती दी थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। अब फ्लैट के अंदर सिर्फ एक नाम बचा था, दिलीप बुआ। वो बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी AK-56 अब भी चल रही थी। वो लगातार अपनी पोजीशन बदल रहा था, कभी दीवार की आड़ में, कभी टूटे हुए फर्नीचर के पीछे, जैसे वो आखिरी पल तक हार मानने को इनकार कर रहा हो। लेकिन अब लड़ाई का नतीजा तय हो चुका था। कुछ ही देर बाद पुलिस की गोलियों ने उसे भी ढेर कर दिया, और उसी के साथ मुंबई के सबसे खौफनाक शूटरों में से एक, उसकी कहानी खत्म हो गई। वो आदमी जिसका नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते थे, जिसकी एक कॉल लोगों की नींद उड़ा देती थी, आज वो खामोश पड़ा था हमेशा के लिए। धीरे धीरे गोलियों की आवाज़ बंद हो गई और फिर पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ऐसी खामोशी जो कई घंटों की तबाही के बाद आती है। यह ऑपरेशन करीब 6 घंटे तक चला था। जब धुआं छटा तो फ्लैट के अंदर 5 लाशें पड़ी थी। लोखंडवाला की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मुंबई पुलिस ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक हासिल कर ली थी। लेकिन ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, ये एक संदेश था, एक मैसेज था अंडरवर्ल्ड के लिए, डी कंपनी के लिए, अरुण गवली के लिए और उन सभी गैंगस्टर्स के लिए जो खुद को कानून से ऊपर समझने लग गए थे। संदेश साफ था, मुंबई बदल रही थी और अब खेल के नियम भी बदलने वाले थे। इस ऑपरेशन के बाद आफ्ताब अहमद खान और विजय सालस्कर जैसे ऑफिसर्स के नाम पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गए और मुंबई पुलिस की एक नई पहचान बननी शुरू हो गई, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पहचान। लेकिन अंडरवर्ल्ड के लिए इस दिन की सबसे बड़ी खबर सिर्फ इतनी थी कि दिलीप बुआ अब नहीं रहा। 16 नवंबर 1991 को लोखंडवाला के इस फ्लैट में सिर्फ दिलीप बुआ की मौत नहीं हुई, उस दिन मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बुआ उन गैंगस्टर्स में नहीं था जिन्होंने सालों तक राज किया। उसका दौर छोटा था लेकिन इतना खतरनाक था कि आज भी उसका नाम मुंबई की सबसे खूनी गैंग बॉस के साथ लिया जाता है। एक टाइम था जब उसके फ़ोन से लोग कांप जाया करते थे, जब उसकी बंदूक तय करती थी कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। लेकिन आखिरकार उसकी कहानी भी उसी जगह जाकर ख़त्म हुई जहां अक्सर अंडरवर्ल्ड की ज़्यादातर कहानियां ख़त्म होती हैं, गोलियों के बीच, खून के बीच, मौत।
लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिलीप बुआ की मौत के बाद भी अंडरवर्ल्ड में दाऊद, गवली, राजन और कुछ और डॉन्स के बीच लड़ाई जारी थी। वो सब हम किसी और दिन बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेता हूँ आपसे आज के लिए इजाज़त। नमस्कार और जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।